जब भी हम नॉर्थ कोरिया के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक अलग थलग रहस्यमयी देश है ना। लेकिन सवाल ये है कि किम राजवंश दशकों से सत्ता में कैसे बना हुआ है। इसका जवाब एक खुफिया वित्तीय साम्राज्य में छिपा है। और आज हम इसी साम्राज्य के अंधेरे कोनों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी पहेली है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। सोचिए, एक तरफ तो एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से घिरा है, जहां लाखों लोग भूखमरी का शिकार हैं, और दूसरी तरफ उसी देश के पास परमाणु हथियार हैं। ये कैसे मुमकिन है? इस सब के लिए जो पैसा लगता है वो आखिर आता कहाँ से है? और यही जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। एक तरफ दुनिया को गरीबी और हताशा की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। एक विशाल सेना, एक एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क जो अरबों डॉलर में खेलता है। ये दो दुनियाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और आज हम समझेंगे कि ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसी परमाणु विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कैसे एक दिवालिया दिखने वाला देश दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक बनने का सपना देख सकता है? जवाब छिपा है उनकी प्राथमिकताओं में। ये जो संतुलन है ना, ये शासन की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ लोगों के लिए खाना है और दूसरी तरफ टैंक, मिसाइलें और शाही परिवार के लिए ऐशो आराम। उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्राथमिकता चुन ली है। लेकिन इस चुनाव को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें बहुत सारी विदेशी मुद्रा चाहिए, ऐसी मुद्रा जो प्रतिबंधों की वजह से उनके पास होनी ही नहीं चाहिए। तो ये पैसा आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी जासूसी फिल्म की कहानी लगती है। यही संगठन इस पूरे शासन की वित्तीय रीढ़ है। इसका नाम है ब्यूरो 39, और ये कोई आम सरकारी दफ्तर नहीं है। इसे आप किम परिवार का पर्सनल पिगी बैंक समझ लीजिए। 1970 के दशक में बना ये डिपार्टमेंट, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, किम राजवंश के लिए विदेशी मुद्रा जुटाना, चाहे वो उनके ऐशो आराम के लिए हो या फिर परमाणु बम के लिए। यही वो इंजन है जो इस पूरी मशीन को चला रहा है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये पूरे शासन की लाइफलाइन है। एक्सपर्ट्स इस बात पर एक मत हैं, अगर ब्यूरो 39 को हटा दिया जाए तो किम शासन ढह जाएगा। ये उनके वजूद के लिए इतना जरूरी है। तो ये वैश्विक नकदी की लूट आखिर चलती कैसे है? ब्यूरो 39 के तरीके जितने अनोखे हैं, उतने ही आपराधिक भी हैं। आइए जरा उनके पोर्टफोलियो पर एक नजर डालते हैं। ब्यूरो 39 का जो पोर्टफोलियो है वो किसी बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट जैसा ही लगता है। हथियारों की बिक्री और ड्रग्स की तस्करी से लेकर अमेरिकी डॉलर की जालसाजी तक। लेकिन इसमें कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीजें भी हैं, जैसे विदेशों में रेस्टोरेंट चलाना, म्यूजियम बनाना और यहाँ तक कि बीमा धोखाधड़ी से करोड़ों कमाना। लेकिन उनकी कमाई का सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रूर जरिया उनके अपने ही लोग हैं। एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया हर साल अपने हजारों नागरिकों को विदेशों में काम करने भेजकर करीब $1 अरब कमाता है। पर ये कोई आम मजदूरी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही क्रूर सिस्टम काम करता है। इन मजदूरों को अच्छी जिंदगी के वादे के साथ विदेश तो भेजा जाता है, लेकिन वहां वो एक तरह से आज के जमाने के गुलाम बन जाते हैं। उनके परिवार नॉर्थ कोरिया में बंधक की तरह रखे जाते हैं ताकि वो भागने की कोशिश ना करें, और उनकी मेहनत की कमाई का 90% तक सीधे शासन की तिजोरी में चला जाता है। पोलैंड में काम करने वाले एक नॉर्थ कोरियन वर्कर के ये शब्द इस सिस्टम की दर्दनाक सच्चाई को सामने लाते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को अपने परिवार की खातिर इस शोषण को सहने के लिए मजबूर करती है। इंसानों का शोषण तो एक तरीका है ही, लेकिन शासन की तिजोरी भरने का एक और, इससे भी ज्यादा मॉडर्न और अदृश्य तरीका भी है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल बैंक डकैती की। $2 अरब। जी हाँ, $2 अरब। ये वो चौंका देने वाली रकम है जो नॉर्थ कोरिया के सरकारी हैकर्स ने दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से चुराई है। ये कोई मामूली हैकिंग नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली एक डिजिटल बैंक डकैती है। और वो ये करते कैसे हैं? उनका तरीका बड़ा सिंपल लेकिन खतरनाक हद तक असरदार है। वो देश के सबसे होनहार बच्चों को चुनते हैं, उन्हें दुनिया के बेस्ट हैकर्स में बदलने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, और फिर उन्हें सरकार के लिए डिजिटल खजाना लूटने के मिशन पर भेज देते हैं। अब हम इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो इस खुफिया शासन को सीधा हम जैसे आम लोगों से, शायद हमारी अपनी अलमारी से जोड़ता है।
ये एक बड़ा असहज करने वाला सवाल है ना? कि क्या नॉर्थ कोरिया की जबरन मजदूरी हमारी अलमारी में छिपी है? लेकिन जो सबूत सामने आए हैं, वो हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। तो ये छिपा हुआ रास्ता ये काम कैसे करता है? कस्टम्स का डेटा एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। सब कुछ चीन में शुरू होता है, जहां से कच्चा माल नॉर्थ कोरिया भेजा जाता है। वहां मजदूर बहुत ही कम लागत में कपड़े बनाते हैं। फिर तैयार कपड़े वापस चीन भेजे जाते हैं, उन पर मेड इन चाइना का लेबल लगाया जाता है और फिर उन्हें दुनिया भर के ब्रांड्स और दुकानों में भेज दिया जाता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। रिसर्चर्स ने असल में कस्टम्स डेटा को ट्रैक किया और अरमानी और डीजल जैसे मशहूर वेस्टर्न ब्रांड्स को सप्लाई करने वाली बड़ी चीनी कंपनियों और नॉर्थ कोरिया के अंदर की फैक्ट्रियों के बीच एक सीधा कनेक्शन पाया। और फिर इस पूरी जांच का सबसे डरावना सच सामने आता है। एक जाने-माने रिसर्चर के मुताबिक सबूत ये इशारा करते हैं कि ये सिर्फ जबरन मजदूरी नहीं है, बल्कि कुछ कपड़े तो पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में बंद कैदियों से बनवाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो कपड़े खरीदते हैं, वो अनजाने में दुनिया के सबसे क्रूर शासनों में से एक को आर्थिक मदद दे सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें नॉर्थ कोरिया को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब पूंजीवादी साम्राज्य के तौर पर। ऊपर से देखने पर नॉर्थ कोरिया खुद को एक कम्युनिस्ट देश कहता है, लेकिन असलियत में ये एक बेरहम हाइपर कैपिटलिस्ट बिजनेस की तरह काम करता है, जिसका फायदा सिर्फ एक इंसान और उसके खास लोगों को होता है। ये लोगों के लिए एक देश नहीं, ये शासक के लिए एक कंपनी है। इसे पैलेस इकोनॉमी भी कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां देश की सारी दौलत सिर्फ राज करने वालों के लिए होती है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर नॉर्थ कोरिया का शासन एक ग्लोबल क्रिमिनल और कैपिटलिस्ट बिजनेस चलाकर जिंदा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की खामियों का फायदा उठाता है, तो क्या मौजूदा प्रतिबंध वाकई में समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बहुत गहरे भू राजनीतिक मायने हैं।